हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अभिवृत्ति या एटीट्यूड से संबंधित सारे तथ्यों के बारे में, और उसी में एक पॉइंट में हमने डिस्कस किया था अभिवृत्ति और अभिरुचि या एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में संबंध क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम अभिरुचि या एप्टीट्यूड के बारे में ही बात करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि सिविल सर्विसेज के लिए कौन कौन से आधारभूत मूल्य या फंडामेंटल वैल्यूज ज़रूरी होती हैं। तो मेरे साथ यूं ही बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेक्चर पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि अभिरुचि या एप्टीट्यूड होता क्या है। तो सरल भाषा में एप्टीट्यूड किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी को दर्शाता है, मतलब किसी भी फील्ड से संबंधित स्किल को समझने, सीखने और उसके ज्ञान को अर्जित करने के लिए व्यक्ति में जो जन्मजात या अर्जित की गई क्षमताएं या एबिलिटी होती है वही एप्टीट्यूड कहलाती है। यह व्यक्ति की विशेषताओं का एक संयोजन होता है जो यह बताता है कि अगर उसे उचित वातावरण और प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी भी क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिए आवश्यक योग्यताओं और दक्षताओं को सीखने के लिए कितनी एबिलिटी या क्षमता रखता है। अब आगे जानते हैं कि अभिरुचि और बुद्धिमत्ता या एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में क्या संबंध होता है। तो अभिरुचि का संबंध एक क्षेत्र विशेष से होता है, मतलब हर व्यक्ति की एबिलिटी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है। इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, शिक्षा, कला, चिकित्सा अलग अलग क्षेत्र आ जाते हैं। इसके विपरीत बुद्धिमत्ता में ओवरऑल बुद्धि क्षमता को देखा जाता है। इसमें इंटेलिजेंस को बुद्धिलब्धि प्राप्तांक या IQ से मापते हैं। आगे एप्टीट्यूड में व्यक्ति में एक दूसरे से स्वतंत्र कई योग्यताएं और विशेषताएं हो सकती हैं, तो वहीं इंटेलिजेंस में सभी मानसिक योग्यताओं को एकमात्र मापदंड माना जाता है। अब आगे जिन क्षेत्रों में सफलता की ऊंची तार्किक क्षमताओं की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में सहसंबंध देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति वैज्ञानिक, गणितज्ञ और दार्शनिक है तो उसके वैज्ञानिक, गणितज्ञ और दार्शनिक होने के लिए उसमें इस क्षेत्र में एप्टीट्यूड होने से पहले इंटेलिजेंट होने की शर्त पहले रखी जाती है। अब आगे देखें कि जो क्रिएटिविटी होती है ना, उससे इंटेलिजेंस को नहीं मापा जा सकता। मतलब क्रिएटिविटी अधिक होने पर व्यक्ति का IQ लेवल ज़्यादा भी हो सकता है और सामान्य भी। अब आगे बात करते हैं कि अभिरुचि या एप्टीट्यूड और रुचि या इंटरेस्ट में क्या संबंध होता है। बात करें रुचि या इंटरेस्ट की, तो यदि व्यक्ति के पास एक से अधिक ऑप्शंस मौजूद होते हैं, विकल्प मौजूद होते हैं, तो व्यक्ति उन विकल्प में से जिस भी विकल्प का चयन करता है वह उसका इंटरेस्ट या रुचि होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि व्यक्ति के सामने पढ़ाई, खेलना और सोना ये 3 विकल्प मौजूद हैं तो वह अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही विकल्प चुनेगा। इसमें पढ़ाई में उसकी रुचि हो भी सकती है और नहीं भी। अब यहाँ पर एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट से संबंधित 4 कंडीशंस उत्पन्न होती हैं। पहली कंडीशन है कि किसी क्षेत्र में व्यक्ति का एप्टीट्यूड या अभिरुचि है, लेकिन यदि उस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट नहीं है तो उस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति का एप्टीट्यूड या क्षमता है कि वह शतरंज अच्छे से खेल सकता है, लेकिन यदि शतरंज के खेल में उसे इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसमें सफलता कैसे मिलेगी। आगे दूसरी कंडीशन आती है कि यदि किसी क्षेत्र में व्यक्ति का इंटरेस्ट हो लेकिन उस क्षेत्र के कार्य करने के लिए उसका एप्टीट्यूड या क्षमता ही नहीं होगी तो उसमें भी सफलता नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट है क्रिकेट में, लेकिन उतनी एबिलिटी ही नहीं है, वो उतनी टेक्निक्स ही नहीं है उसके पास कि वह क्रिकेट खेल पाए, तो उसमें व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। आगे तीसरी कंडीशन है कि यदि किसी क्षेत्र में व्यक्ति का इंटरेस्ट भी नहीं होता और उस क्षेत्र में उसका एप्टीट्यूड या क्षमता भी नहीं होती तो इस क्षेत्र में व्यक्ति जाना ही पसंद नहीं करता। इसके बाद चौथी कंडीशन है कि किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और उस क्षेत्र में उसकी एबिलिटी या एप्टीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा है, तो उस क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके हमारे देश में ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय APJ अब्दुल कलाम जी। आगे जानते हैं कि व्यक्ति की एबिलिटी को मानने के लिए अभिरुचि परीक्षण या एप्टीट्यूड टेस्टिंग भी की जा सकती है, जिसमें पहला होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या सामान्य अभिरुचि परीक्षण। इसमें एक साथ कई सेक्टर्स की या कई फील्ड्स के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है
इसका एग्जाम्पल है DAT, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। टेस्टिंग का दूसरा प्रकार है स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि क्षेत्र विशेष का अभिरुचि परीक्षण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल CSAT या CAT का एग्ज़ाम जो होता है। एप्टीट्यूड टेस्टिंग के बाद जानते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए एप्टीट्यूड किस तरह से काम करता है। अब इसमें पहला आता है कि भाषा की सूक्ष्म पकड़ होना ज़रूरी है ताकि नोटिंग, ड्राफ्टिंग, प्रतिवेदन लिखने पढ़ने व विश्लेषण करने की समझ हो। इसके अलावा निर्णय व समस्या समाधान की सटीक क्षमता भी होनी चाहिए। आगे व्यक्ति में गणित और आंकड़ों को समझने की क्षमता भी हो ताकि उन्हें सामान्य गणनाएं करने और उन्हें समझने में समस्या ना हो और प्रतिवेदनों को आंकड़ों में प्रस्तुत भी कर सके वे। अगला है कि यदि व्यक्ति में संचार और संप्रेषण का कौशल होगा तो उसमें नेतृत्व और प्रबंधन की क्षमता भी अच्छी मानी जाती है। तो यही सारी बातें थी अभिरुचि या एप्टीट्यूड से संबंधित। तो अब यदि हमने सिविल सेवा की बात कर ही ली है तो सिविल सेवा के लिए जो आधारभूत मूल्य होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सिविल सर्विसेज की फंडामेंटल वैल्यूज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे सत्यनिष्ठा के बारे में। तो सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी से मतलब है कि किसी चीज़ से संपूर्ण रूप से व्यक्ति जुड़ा हुआ है और उस विषय के प्रति उसमें आंतरिक सुसंगति भी है, और यह आंतरिक सुसंगति नैतिक सिद्धांतों के मध्य होती है। इसमें क्या होता है कि उसके जितने भी नैतिक सिद्धांत हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, तो वह व्यक्ति उन्हीं मोरल वैल्यूज़ के अनुसार अपना व्यवहार भी करता है। अब ये सभी नैतिक सिद्धांत वस्तुनिष्ठ आधार पर नैतिक होने चाहिए, मतलब सभी लोग उसका पालन करते हों। इनका सोपान क्रम भी सुनिश्चित होना चाहिए और जिस नैतिक सिद्धांत से विचलन होता हो तो उसे न्याय संगत ठहराने का पर्याप्त आधार भी होना चाहिए। और नैतिक सिद्धांतों के संबंध में ये सारी बातें हम वैल्यूज़ वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें पहला प्रकार है बौद्धिक सत्यनिष्ठा या इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है कि हम अपने व्यवहार या बिहेवियर को उन्हीं प्रतिमानों के साथ और उतनी ही कठोरता के साथ मापते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं जितनी कठोरता के साथ हम सामने वाले व्यक्ति के बिहेवियर को जज करते हैं। मतलब बौद्धिक रूप से सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने लिए भी वही नैतिक नियम लागू करता है जो वह समझता है कि किसी और व्यक्ति को भी पालन करने चाहिए। और ऐसे व्यक्ति ही अपने अंदर के सिद्धांतों और व्यवहारों को गहराई से विचार करते हैं और उसके बाद सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाने वाली असंगतियों और अंतर्विरोध की खोज करके उनका समाधान भी करते हैं। इंटीग्रिटी का अगला प्रकार है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, पर्सनल इंटीग्रिटी। इसमें किसी भी व्यक्ति के वैयक्तिक नैतिक सिद्धांतों और उसके आचरण या बिहेवियर के बीच सुसंगति पाई जाती है। अगला प्रकार आता है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा या प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। इसमें व्यवसाय से जुड़े नैतिक सिद्धांत या कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वकील और चिकित्सक अपने अपने क्षेत्र के कोड ऑफ कंडक्ट या नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसके बाद सत्यनिष्ठा के अगले टाइप हैं कलाकार की सत्यनिष्ठा या आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी, जो उसके कला के प्रति उसके नैतिक सिद्धांतों के और उसके बिहेवियर में संगति दिखाती है। और इंटीग्रिटी का अगला टाइप होता है ब्रांड इंटीग्रिटी, जो किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स की उसके मानकों के अनुसार उसके बिहेवियर को दर्शाती है। अब आगे जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सत्यनिष्ठा का लाभ किस तरह से मिलता है उसे। तो व्यक्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है, जैसे बाजार, राजनीति, प्रशासन में उसकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आगे आत्मसंतोष प्राप्त होता है व्यक्ति को स्वयं में और वह कार्यों का बेहतर निष्पादन भी कर पाता है। इसके बाद भी यदि व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो सामने वाले व्यक्ति उस गलती को गलत इरादे से किया गया काम नहीं मानेंगे, बल्कि उस गलती को अपवाद समझकर उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। अब इसी में देखते हैं कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा के क्या लाभ होते हैं। तो इसमें कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास प्राप्त होता है, जनता का विश्वास प्राप्त होता है और साथ ही प्रशासक के सत्यनिष्ठ होने से उचित लाभार्थी को उचित लाभ भी प्राप्त हो सकता है समाज में। अब आगे सिविल सेवा का अगला आधारभूत मूल्य है समानुभूति, परानुभूति या एम्पैथी। यह किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या किसी काल्पनिक चरित्र की मनःस्थिति को सटीक रूप से समझने की क्षमता होती है
और उन्हें भावनाओं के स्तर तक महसूस करने की क्षमता होती है। मतलब एम्पैथी की कंडीशन में कोई भी व्यक्ति सामने वाले के दुख को फील करने के साथ साथ उसे इतना अंदर तक महसूस कर सकता है कि उसे सामने वाले का दुख या कोई भी मना स्थिति इस तरह से फील होने लगती है कि मानो वह कंडीशन उसके साथ ही गुजर रही हो। तो चलिए अब देखते हैं कि यह एम्पैथी या समानुभूति कितने प्रकार की होती हैं। तो सामान्यतः समानुभूति दो प्रकार की हैं, जिसमें पहला आता है संज्ञानात्मक समानुभूति या कॉग्निटिव एम्पैथी, और इसके भी दो स्वरूप होते हैं। पहला पर्सपेक्टिव टेकिंग या परिप्रेक्ष्य ग्रहण। इसमें व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को समझने की क्षमता विकसित होती है। और दूसरा है कल्पना या फैंटेसी। इसमें किसी व्यक्ति में किसी काल्पनिक चरित्र की परिस्थिति को समझने की क्षमता होती है। और यह जो कॉग्निटिव एम्पैथी या संज्ञानात्मक समानुभूति है ना, तो व्यक्ति जब इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाता है तो उसमें सहानुभूति का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे सिंपैथी कहा जाता है। और कॉग्निटिव एम्पैथी में ना सिर्फ व्यक्ति नॉलेज बेस पर फील करता है कि सामने वाला किस फीलिंग से गुजर रहा होगा। अब समानुभूति का दूसरा प्रकार आता है भावात्मक समानुभूति, इमोटिव या अफेक्टिव एम्पैथी। इस अवस्था में व्यक्ति में स्व और पर का अंतर समाप्त हो जाता है, मतलब मेरा और तुम्हारे का अंतर समाप्त हो जाता है। भावात्मक समानुभूति के भी दो स्वरूप होते हैं। पहला है एम्पैथिक कंसर्न या समानुभूतिक चिंता। इसमें व्यक्ति के मन में सामने वाले पीड़ित व्यक्ति की स्थिति में सुधार लाने और उसकी सहायता करने की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा स्वरूप आता है समानुभूतिक तनाव या एम्पैथिक डिस्ट्रेस। इस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति की भावना में तीव्रता का स्तर इतना अधिक हो जाता है कि व्यक्ति सामने वाले की कंडीशन इतनी ज़्यादा फील करने लगता है कि वह कंडीशन उसे अपनी कंडीशन लगती है, और इस अवस्था में व्यक्ति का स्वयं का जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है। और इससे पहले जो सिंपैथी देखे थे ना हमने, तो सिंपैथी के बाद की कंडीशन है यह भावात्मक समानुभूति। मतलब पहली कंडीशन में व्यक्ति कॉग्निटिव एम्पैथी में होता है, जिसमें वह अपनी फीलिंग और नॉलेज के बेस पर सामने वाले के मना स्थिति को फील कर रहा है। उसके बाद अगली कंडीशन में वह सिंपैथी में आता है कि फीलिंग थोड़ी और तीव्र होती है। लेकिन आगे जब भावनाएं अति तीव्र हो जाती हैं, सामने वाले की कंडीशन व्यक्ति बहुत डीपली महसूस करने लगता है, तो उस कंडीशन को भावनात्मक समानुभूति कहते हैं। अब आगे समानुभूति का विकास किस तरह से होता है उस बारे में जानते हैं, और बात करते हैं कि समानुभूति के विकास के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। जिसमें पहला कारक है पालन पोषण। इसमें यदि बच्चों को मना स्थिति से संबंधित कहानियां सुनाई जाती हैं, काल्पनिक चरित्र दिखाए जाते हैं, और साथ साथ बच्चे द्वारा दुखी या वंचित व्यक्ति की भूमिका का निर्वाह किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे में स्वतः ही समानुभूति डेवलप हो जाती है। दूसरा कारक आता है स्कूल या कॉलेज की भूमिका। जिस समय बच्चों में ऑडियो विजुअल या फिल्म के द्वारा बच्चों में या किसी व्यक्ति में डाइवर्सिटी की नीति लागू की जाती है और उन्हें हिंदू मुस्लिम, गरीब अमीर, लड़का लड़की आदि भेदभाव से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। आगे तीसरा कारक आता है व्यवसायों की प्रतिष्ठा बढ़ाकर समानुभूति का विकास, जिसमें दूसरे की अनुभूति या मना स्थिति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है अपने व्यवसाय के लिए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, नर्स या प्राइमरी टीचर सामने वाले व्यक्ति या बच्चे के मना स्थिति के अनुसार ही अपना कार्य करता है। चौथा और अंतिम कारक आता है साहित्य या उपन्यासों के माध्यम से जब कला का विकास किया जाता है तो उससे भी समानुभूति का विकास होता है, जिससे विभिन्न कलात्मक वस्तुओं को देखकर व्यक्ति मना स्थिति को सीख जाते हैं। आगे बात करें तो विभिन्न रिसर्च के माध्यम से यह पता चला है कि समानुभूति का विकास व्यक्ति में 2 साल की उम्र तक बिल्कुल नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समानुभूति भी बढ़ती जाती है। 7 से 12 साल की उम्र तक समानुभूति का विकास सर्वाधिक होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक समानुभूति या एम्पैथी देखने मिलती है, और समानुभूति का विकास विभिन्न ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से भी किया जा सकता है। अब आगे सिविल सर्विसेज के फंडामेंटल्स वैल्यूज में अगला नैतिक मूल्य आता है सहिष्णुता या टॉलरेंस। अब यह ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने विरोधियों के विचारों का सम्मान करता है, विरोधियों को सुनने की, समझने की ताकत रखता है
और सामने वाले का पक्ष यदि तार्किक होता है तो वह उसे स्वीकार भी करता है। यही टॉलरेंस कहलाता है। सरल शब्दों में बात करें तो जिन व्यक्तियों की आदतों, विचारों, धर्म और राष्ट्रीयता आदि से व्यक्ति भिन्न होता है, उनके प्रति भी यदि वह वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित और सम्मानपूर्ण अभिवृत्ति या एटीट्यूड बनाए रखता है और उनके प्रति वह आक्रामक नहीं होता है, तो इसे ही सहिष्णुता कहा जाता है। अब आगे देखें कि सहिष्णुता के लाभ क्या क्या होते हैं। तो इससे समाज और राजनीति दोनों लोकतांत्रिक बने रहते हैं, नए और मौलिक विचार प्राप्त होते रहते हैं, साथ ही नैतिक प्रगति भी होती है और दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा भी मिलती है सहिष्णु बने रहने की, और इससे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। अब सिविल सर्विसेज के लिए अगले नैतिक मूल्य की बात करें, जो कि है निष्पक्षता। इस मूल्य के चलते कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने के समय वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर ही निर्णय लेता है और किसी पूर्वाग्रह या हित या मूल्य के कारण अपना निर्णय परिवर्तित नहीं करता। मतलब निष्पक्ष व्यक्ति कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा कि वह जिसे पसंद करता है उसे अवैध लाभ दे दे या जिसे नापसंद करता है उसे अवैध हानि पहुंचाए। लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत पक्षपात समाज के हित में भी हो सकता है। अब सिविल सर्विसेज के लिए अगला नैतिक मूल्य है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मतलब होता है कि जो भी नैतिक मूल्य हैं उनका आधार सिर्फ तथ्यात्मक और तार्किक होना चाहिए। और वस्तुनिष्ठता का एक सीधे अर्थ में ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नैतिक मूल्य जो बहुत बड़ी मात्रा में और बड़ी जनसंख्या में लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं और जिन्हें नैतिक रूप से अच्छा माना जाता है। अब व्यक्ति वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत हमेशा निर्णय करते समय वह व्यक्ति उन सभी आधारों से मुक्त रहता है जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल होते हैं, जैसे कि विचारधारा, कल्पना, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, रूढ़ धारणाएं, मान्यताएं आदि। मतलब इन सभी तथ्यों से वशीभूत होकर कोई भी व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा। आगे अगला नैतिक मूल्य आता है राजनीतिक निष्पक्षता। इसमें किसी भी सिविल सर्वेंट को किसी भी दल के पक्ष में नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी दलों के प्रति तटस्थ होकर राजकीय नीतियों को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। अगला नैतिक मूल्य है प्रतिबद्धता या कमिटमेंट। अब इसमें किसी भी सिविल सर्वेंट या किसी भी व्यक्ति का कमिटमेंट किसी अन्य व्यक्ति, विचारधारा या मूल्य के प्रति हो सकता है। इसके संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष होते हैं। अब नौकरशाही में प्रतिबद्धता कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। पहला, संविधान के प्रति और निरपेक्ष रूप से प्रतिबद्धता। दूसरा, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता। तीसरा, संसद द्वारा पारित विधानों या नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता। और चौथा है सरकारी नीतियों, नियमों और आदेशों के प्रति प्रतिबद्धता। इसके बाद आचार्य संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट और नीति संहिता, कोड ऑफ एथिक्स के प्रति नौकरशाही को प्रतिबद्धता का पालन करना चाहिए। अब नैतिक मूल्यों में अगला आता है करुणा या कंपैशन। इसे हम दया भी कह सकते हैं। यह करुणा परोपकार का मूल तत्व होता है, जो कि हमें सामने वाले व्यक्ति की सहायता करने को प्रेरित करता है। इसमें क्या होता है कि कमज़ोर व्यक्ति या प्राणियों के प्रति उसकी कमज़ोर स्थिति को समझने और समानुभूतिक चिंता रखने से यह करुणा उत्पन्न होती है। लेकिन अब यहाँ ना दया और करुणा में अंतर भी होता है। चलिए इस अंतर को जानते हैं। तो दया जो होती है वह एक विशिष्ट भाव है जो किसी व्यक्ति या प्राणी के प्रति उत्पन्न होता है। लेकिन करुणा के बारे में गौतम बुद्ध ने कहा है कि यह नैतिकता का मूल आधार है, जो कि किसी विशिष्ट या सामान्य प्राणी या व्यक्ति के प्रति भी उत्पन्न हो सकती है। दया में जो दया का पात्र होता है वह स्वयं की कंडीशन से उभरने में समर्थ नहीं होता, जबकि दया करने वाला समर्थ हो भी सकता है और नहीं भी। तो वहीं करुणा में यह जरूरी नहीं होता कि पीड़ित व्यक्ति अपनी स्थिति से बाहर निकलने में पूर्णतः अक्षम हो। अब यह जो दया होती है वह एक तात्कालिक मानसिक अवस्था होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है तो उस समय उसकी कंडीशन पर दया दिखाई जाती है। और इसी के विपरीत करुणा एक स्थायी भाव है। यह किसी के भी प्रति हो सकती है, कोई इसमें परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे किसी गरीब व्यक्ति पर करुणा या फिर किसी बीमार व्यक्ति पर करुणा का होना। अब आगे करुणा के संबंध में एक कंडीशन होती है जिसे कंपैशन फटीग भी कहा जाता है,
जो कि है करुणा की थकान। इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर ऐसी परिस्थितियों में रहे जिसमें करुणा सक्रिय होती है तो धीरे धीरे करुणा की सक्रियता कम होने लगती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि कोई डॉक्टर है तो उसके सामने हमेशा ही दयनीय स्थिति में बीमार व्यक्ति आते जाते रहते हैं, तो शुरू में तो उसमें करुणा का भाव उत्पन्न होगा डॉक्टर में, लेकिन कुछ समय बाद वह उस चीज़ से फैमिलियर हो जाएगा और इसी के चलते उसमें मरीज को देखकर उतनी करुणा उत्पन्न नहीं होगी जितना कि एक आम व्यक्ति फील कर पाएगा। इसे ही कहते हैं करुणा की थकान या कंपैशन फटीग। अब अगला नैतिक मूल्य आता है दृढ़ता। इसका सीधा मतलब है कि किसी दूरगामी या कठिन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तब तक धैर्य और आंतरिक प्रेरणा बनाए रखना जब तक कि वह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता। और इसीलिए कोई भी दृढ़ व्यक्ति बीच बीच में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं से हतोत्साहित नहीं होता, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों से अपनी आशावादी मानसिकता के साथ संघर्ष करता रहता है। अब ऐसा आशावादी रहना कठिन तो होता है, लेकिन दृढ़ता बनाए रखने के कुछ उपाय भी होते हैं। वे इस प्रकार हैं कि स्वपरामर्श प्रणाली को अपनाना चाहिए, बार बार लक्ष्य को सामने लाते रहना चाहिए, अपने उद्देश्य की महानता पर विश्वास रखना चाहिए। मतलब जिस उद्देश्य के लिए आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए ये सोच लो कि भैया देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। अगला है कि लक्ष्य को विभिन्न चरणों में बांटकर प्रक्रिया का मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करो और उसका मूल्यांकन भी समय समय पर करते रहो। इसके बाद है कि निराशा के क्षणों में कोई भी निर्णय तुरंत नहीं करना चाहिए, बल्कि ठहराव के साथ निर्णय लेना चाहिए। तो ये थे उपाय जिससे व्यक्ति दृढ़ बना रहता है अपने निश्चय पर। अब अगला नैतिक मूल्य आता है सेवा भावना या स्पिरिट ऑफ सर्विसेज। इस कंडीशन में व्यक्ति किसी भी काम को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर करता है और कार्यों में अपना लाभ और स्वार्थ नहीं देखता। और सेवा भावना ऐसी मनस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए करता है और इसका रिजल्ट यह होता है कि व्यक्ति को कार्य करने में ही आनंद मिलता है। समाज के कार्य में खुद को बेहतर बना रहा हूँ, इस तरह की सोच व्यक्ति में डेवलप होती है। और जब व्यक्ति यह सोचता है कि मैं जो भी हूँ समाज की वजह से हूँ, तब उसमें सेवा भावना का सच्चा गुण उत्पन्न होता है। अब सिविल सर्विसेज के लिए अगले नैतिक मूल्य की बात करें तो वह है जन सेवा के प्रति समर्पण या डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। इस मनस्थिति में व्यक्ति में किसी व्यक्तिगत या सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की तीव्रता बहुत अधिक देखने मिलती है। और व्यक्ति के डेडिकेशन के कुछ लक्षण यह होते हैं कि वह बिना समय देखे कार्य करता है, वंचित वर्गों की सहायता में गहरा संतोष प्राप्त होता है उसे, और वह अपने अधिकारों का प्रयोग ज़रूरतमंदों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए करता है। और विभिन्न नियमों या औपचारिकताओं की अपेक्षा वह व्यक्ति सकारात्मक परिणाम के लिए कार्य करता है। फिर तो ये सारे थे सिविल सर्विसेज के लिए नैतिक मूल्य या फंडामेंटल वैल्यूज़। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।